अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद ख़ान और मेरे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आज की वीडियो क्लियरली समझ आ सके। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। जब वेलेस्ली ने अपनी जंग की प्रिपरेशंस पूरी तरह से फिनिश कर ली थी तो उसने अपने जनरल्स को सल्तनत मैसूर पे हमला करने का हुक्म दे दिया। अंग्रेज़ों के जनरल हैरिस के कमांड में 21,000 फौजियों का दस्ते को तैयार किया गया था वेल्लोर के पास, और कहा जाता है कि इस फ़ौज को देखकर वेलेस्ली ने जनरल हैरिस को ये लिखा था कि कार्नाटिक में जो हम लोगों ने अंग्रेज़ों की फ़ौज को तुम्हारे कमांड के अंडर में तैयार किया है वो अब तक की सबसे बेस्ट फ़ौज है अंग्रेज़ों की, क्योंकि हमने इस फ़ौज को तैयार करने में अपना सब कुछ दाव पे लगाया है और आज तक की ये सबसे इम्पॉर्टेंट जंग है अंग्रेज़ों के लिए, इसलिए इस फ़ौज को इतनी बड़ी से प्रिपरेशन करके तैयार किया गया है। दोस्तों, वेलेस्ली के इस लेटर से हमें पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने कितनी ख़तरनाक तैयारी की हुई थी इस जंग के लिए, और साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने अपनी पूरी ताकत डाल दी थी इस जंग में, क्योंकि उनको पता था कि अगर सल्तनत मैसूर इस जंग में जीतती है तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान छोड़ के डेफिनेटली जाना पड़ेगा। दोस्तों, जो 21,000 सिपाहियों की फ़ौज तैयार की गई थी वेल्लोर के पास, उसमें बहुत सारे ऐसे सिपाहियों को भी शामिल किया गया था जो पहले से ही सुल्तान के साथ जंग कर चुके थे और सुल्तान ने प्रीवियसली जिन अंग्रेज़ों के कमांडर्स और ऑफिसर्स को मारे थे या सज़ाएं दिए थे उन सब लोगों को इस दस्ते में शामिल किया गया ताकि वो लोग सुल्तान से बदला लेने की हवस में अपनी पूरी ताकत के साथ इस जंग को लड़ सकें। और इसी फ़ौज में कर्नल डेविड बेयर्ड भी शामिल था जो किसी ज़माने में सुल्तान का कैदी हुआ करता था। डेविड बेयर्ड एक बेरहम और मक्कार ब्रिटिश ऑफिसर था और इसको भी सुल्तान ने कई सालों तक कैद में रखे हुए थे। दोस्तों, एक सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त यानी 1799 में सल्तनत मैसूर की सालाना आमदनी लगभग 1 करोड़ रुपया थी और वही अंग्रेज़ इतने पावरफुल बन चुके थे पूरे इंडिया में कि उनकी सालाना आमदनी लगभग 9 करोड़ रुपये होती थी। जब अंग्रेज़ों के 21,000 सिपाही धीरे धीरे से करके सल्तनत मैसूर की सरहदों के पास आगे बढ़ रहे थे, उसी दौरान 20 फरवरी 1799 को 16,000 सिपाहियों का एक बड़ा दस्ता हैदराबाद की तरफ से आकर अंबुर के पास अंग्रेज़ों के साथ मिल गया और साथ ही साथ लगभग 6,400 लड़ाकू सिपाहियों को अंग्रेज़ों की बॉम्बे की फ़ौज की तरफ से कैननौर के पास जनरल स्टुअर्ट के कमांड में भेजा गया था। दोस्तों, इस वाक़ये को किरमानी ने अपनी किताब द हिस्ट्री एंड द रेन ऑफ टीपू सुल्तान में थोड़ा अलग नज़रिए से और थोड़ा अलग तरीके से लिखा है। किरमानी लिखते हैं कि जब अंग्रेज़ सारी प्रिपरेशंस कर चुके थे और उनके पास बहुत सारा असला और बारूद जमा हो चुका था इस जंग के लिए, तो उन लोगों ने अटैक्स शुरू करने से पहले लॉर्ड मॉरिंगटन ने सुल्तान को 2 या 3 लेटर भेजे थे। उन लेटर्स में लॉर्ड मॉरिंगटन ने लिखा था कि जितने भी फ्रेंच फ़ौजी मॉरिशियस से सुल्तान के पास आए हैं उनको फ़ौरन अंग्रेज़ों के हवाले किया जाए, और साथ ही सल्तनत मैसूर के जितने भी बड़े समुंदरी पोर्ट्स हैं जैसे गोरीबुंदर, मैंगलोर और होन्नावूर, ये सभी बड़े पोर्ट्स को अंग्रेज़ों के हवाले किया जाए। मगर हज़रत टीपू सुल्तान उन लोगों में से नहीं थे जो इतनी दूर से सुल्तान पे भरोसा करके आए हुए लोगों का भरोसा तोड़ देते। सुल्तान ने अंग्रेज़ों का कोई जवाब नहीं दिया और जब अंग्रेज़ सल्तनत मैसूर की सरहदों में एंटर होने लगे तो शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान ने भी जंग का ऐलान कर दिया और इसी के साथ ये हुक्म भी दिया कि उनके सभी अमीर और सिपहसालार जमा हो जाएं। और जब सभी सिपहसालार जमा हुए तो सुल्तान ने उनको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दिए कि किस तरह से और कहां पर अंग्रेज़ों के लश्करों को तबाह किया जाए। सुल्तान ने अपनी फ़ौज का एक बहुत बड़ा लश्कर को अंग्रेज़ जो तमिलनाडु, रायकोट और आनेकल की तरफ से सल्तनत मैसूर में आ रहे थे उन पर अटैक करने को भेजे। और जब सुल्तान की फ़ौजें अंग्रेज़ों के तक पहुंची तो सुल्तान की फ़ौज के ये छोटे छोटे सिपहसालारों ने अपने रिसालों के साथ अंग्रेज़ों पे ऐसे हमले किए कि अंग्रेज़ ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि सुल्तान उन पे हमला कर रहे हैं या सुल्तान पे हमला करने के लिए वो आ रहे हैं। और इसी दौरान जब जंगलों के बीच अंग्रेज़ दोबारा रीग्रुप होकर सुल्तान की फ़ौज पे हमला करने के वो तैयार हो रहे थे
तो दोबारा से सुल्तान की फ़ौजों ने उन पर हमले किए और इन हमलों को सुल्तान के कुज़ाक सिपाहियों ने अंजाम दिया था। सुल्तान के फ़ौजी इतने काबिल थे कि उन लोगों ने अंग्रेज़ों को चारों तरफ से घेर कर ऐसे हमले किए जा रहे थे जहाँ पे अंग्रेज़ कहीं पे बच नहीं पा रहे थे। और इसीलिए कहा जाता है कि लगभग 4 या 5 दिनों तक अंग्रेज़ों की फ़ौजें उन्हीं जंगलों के पास अपनी जानों को बचाए हुए रुके हुए थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने सुल्तान की फ़ौज के बड़े बड़े मीर मीरान यानी बड़े बड़े ऑफिसर्स और कमांडर्स को ऑलरेडी ख़रीद चुके थे। इसलिए उन गद्दार कमांडर्स ने अपनी ही फ़ौज के सिपाहियों को डांटने लगे कि ऐसे हमले क्यों किए गए अंग्रेज़ों के ऊपर। और साथ ही उन बड़े बड़े सिपह सालारों ने आम सिपाही और आम छोटे रैंक के सालारों को ये कहलवा दिए कि सुल्तान ने ही अंग्रेज़ों पर इतने ख़तरनाक हमले ना करने का हुक्म दिए हैं। इसी तरह के झूठे और गुमराह करने वाली बातें कर करके सुल्तान की फ़ौज के जो गद्दार कमांडर्स थे उन लोगों ने अंग्रेज़ों का कोई मुकाबला नहीं किया। और जब सुल्तान को ये ख़बरें मिलने लगी कि अंग्रेज़ बुरी तरह से हराए गए हैं फिर भी अंग्रेज़ी फ़ौज आगे बढ़ती ही जा रही है, तो सुल्तान ने इस खबर को सुनकर बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने अब इस पूरी जंग की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए अपने सभी अमीरों और सालारों के साथ खुद अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए श्रीरंगापट्टनम से निकल पड़े। दोस्तों, सुल्तान अपनी सारी लड़ाकू फ़ौज के साथ चन्नपटना के पास आकर रुके और यहाँ पर सुल्तान ने अपनी इस पूरी जंग की तैयारी की ताकि अंग्रेज़ यहाँ से वापस बच के ना जा पाएँ। दोस्तों, सुल्तान इस जगह पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि कहा जाता है कि अगर अंग्रेज़ों की जंग यहाँ पर चन्नपटना के पास हुई होती तो अंग्रेज़ों की पूरी फ़ौज को मिटा के रख दिया जाता। मगर जब इस बात की खबर किसी तरह गद्दारों ने अंग्रेज़ों तक पहुँचाई कि सुल्तान और उनके जाबाज भूखे शेरों की तरह अंग्रेज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं और अगर अंग्रेज़ वहाँ पर आए तो उन लोगों को चीर फाड़ दिया जाएगा, तो अंग्रेज़ जानते थे कि सुल्तान की मौजूदगी में उनकी फ़ौज कैसे बहादुरी दिखाती है। इसलिए अंग्रेज़ों ने फ़ौरन अपना रूट चेंज करने में ही अपनी भलाई समझी और उन लोगों ने कनकापुरा की तरफ से श्रीरंगापट्टनम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़े। सुल्तान को जब ये खबरें मिली कि अंग्रेज़ों ने अपना रूट चेंज कर लिया है तो फ़ौरन सुल्तान भी अपनी फ़ौज को लेकर अंग्रेज़ों की तरफ आगे बढ़े और सुल्तान की फ़ौज ने अंग्रेज़ों की फ़ौज को मलवल्ली के पास इंटरसेप्ट किया। दोस्तों, मलवल्ली कनकापुरा के पास का एक छोटा सा गाँव था और दोस्तों ये मलवल्ली के पास ही 4th एंग्लो मैसूर वार की लड़ाइयों में सबसे ख़तरनाक लड़ाई लड़ी गई है। जब सुल्तान की फ़ौज मलवल्ली के आउटस्कर्ट्स तक पहुंची तो सुल्तान के सिपाहियों ने अंग्रेज़ों को तीनों तरफ से घेर कर ख़त्म करने का प्लान बना रखा था। और जब अंग्रेज़ी फ़ौज वहां पर आई तो पहले तो उन लोगों ने सुल्तान की फ़ौज पर छोटे मोटे हमले किए जिससे उन लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया और उन लोगों ने अपनी मेन कैवलरी का चार्ज शुरू किया। मगर जैसे ही अंग्रेज़ों का हमला शुरू हुआ तब तक सुल्तान की फ़ौज के एक रॉकेट कुशून के दस्ते को ऊंचाई पर तैनात किया हुआ था सुल्तान ने। दोस्तों, उन रॉकेट कुशून के सिपाहियों ने हज़ारों रॉकेट्स की बारिश कर दी अंग्रेज़ों के ऊपर और कई 100 सारे अंग्रेज़ यहाँ पर मारे गए। और साथ ही कहा जाता है कि आर्थर वेल्लेस्ली भी इसी जगह पर मरते मरते बचा था। दोस्तों, सुल्तान के रॉकेट्स इतने इफ़ेक्टिव थे कि अंग्रेज़ों को छुपने का मौका तक नहीं मिल रहा था उस जंग के मैदान में। और जब अंग्रेज़ों की इन्फेंट्री और कैनन ट्रूप्स आगे बढ़े इन रॉकेट कुशून्स का मुकाबला करने के लिए, तब भी हज़ारों की तादाद में रॉकेट्स बरसाए जा रहे थे। दोस्तों, इस जगह पर इतनी घमासान लड़ाई हुई कि किरमानी तो लिखते हैं कि हज़ारों रॉकेट्स की गरज, चारों तरफ धुआं और हर तरफ घायल और मरते हुए लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। और उस दिन वो मलवल्ली का मैदान जंग पूरी तरह से खून से लबरेज हो गया था। और जब अंग्रेज़ों ने देखा कि सुल्तान के रॉकेट कैवलरी के कुशून पीछे हट रहे हैं और अब सुल्तान के घुड़सवार हमला करेंगे, तो अंग्रेज़ भी इनका मुकाबला करने के लिए अपनी तोपों को और अपनी फ़ौजों को आगे ले आए। और इसी जगह पर एक तरफ से कमरुद्दीन को यह हुक्म दिया गया कि वो अपने घुड़सवारों के साथ अंग्रेज़ों के ऊपर साइड से हमला शुरू करे। मगर इस बेवकूफ़ कमरुद्दीन ने इस जंग की सबसे बड़ी गलती कर दी। चारों तरफ से धुआं, धूल और मिट्टी के चलते जब ये अपनी हॉर्स कैवलरी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ा तो ये इतना कंफ्यूज हो गया कि इसको पता नहीं चला कि सुल्तान की फ़ौज कहाँ पे खड़ी है। तो इसने इसी कन्फ्यूजन के चलते सुल्तान की ही इन्फेंट्री के ऊपर हमला कर दिया। और जब कमरुद्दीन के घुड़सवार सुल्तान की इन्फेंट्री में घुसे तो वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सुल्तान के खुद के जो इन्फेंट्री मैन थे और जो घुड़सवार थे वो लोग कंफ्यूज हो गए कि अंग्रेज़ इसमें कौन है और इसमें अपने फ़ौजी कौन हैं, क्योंकि चारों तरफ वहाँ धुआं और तोपों की गरज से सुल्तान की फ़ौज तितर बितर हो गई। दोस्तों, कमरुद्दीन के इस सुल्तान के ही फ़ौज पर हमला करने के बाद सुल्तान की फ़ौज में इतनी कन्फ्यूजन पैदा हो गई थी कि अंग्रेज़ों को यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल गया
और इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन लोगों ने मैसूरी फ़ौज को पीछे ढकेलने में कामयाब हो गए। और साथ ही इसी दौरान सुल्तान को भी ये खबर मिली कि अंग्रेज़ों की एक और बहुत बड़ी फ़ौज बॉम्बे की तरफ से कैनोनार होते हुए कुर्ग के रास्ते श्रीरंगपट्टनम पे हमला करने के लिए आ रही है। तो सुल्तान ने अपनी फ़ौज के कुछ कमांडर्स को यहीं पर छोड़कर अपनी बाकी की फ़ौज के साथ अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़े। दोस्तों, ये बैटल ऑफ मलवल्ली एक बेहद ख़तरनाक और बहुत बड़ी जंग थी। और आज यहाँ पर इस गांव को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि यहाँ पर इतिहास की इतनी बड़ी जंग को लड़ा गया है, जिसमें हमारे अनगिनत कर्नाटका के शेरों ने अपनी जानों को कुर्बान किया है अपनी मुल्क को बचाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सुल्तान किस तरह जाकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किए थे और किस तरह से वहाँ पर बैटल ऑफ सादासीर हुई थी। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद रखिए। और साथ ही हमारे इस YouTube चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।